ARDS होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये सडन होता है, मतलब एकदम से स्टार्ट होएगा और लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। इट इज़ a sudden progressive form of acute respiratory syndrome failure in which the alveolar capillary membrane become damaged। मतलब जो alveoli की जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाएगी और क्या होता है इसकी वजह से फ्लूइड जो होता है वो उसके आर पार जा सकता है, परमेबल हो जाता है। तो इट इज़ एन मोर परमेबल एंड इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड रिजल्टिंग इन सीवियर डिस्निया, हाइपोक्सेमिया एंड डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स। मतलब कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा ब्लड में, ये सब होता है। अब इसके कारण क्या क्या है? ठीक है, एक तो डिफ्यूज लंग इंजरी की वजह से होता है और एक सर्जिकल डिसऑर्डर की वजह से ARDS होता है। दो कारण है। अब इसकी इटियोलॉजी क्या होती है? डायरेक्ट लंग इंजरी में क्या हो गया? पल्मोनरी का कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, फंगल होता है। एस्पिरेशन कर लिया, मतलब कोई गैस्ट्रिक कंटेंट है वो एकदम एस्पिरेट करके लंग्स में चले गए, वोमिटस होता है। या फिर कोई टॉक्सिक गैस होती है वो अपने इनहेल कर ली, जैसे अमोनिया हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, और ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा, मतलब किसी ने डायरेक्ट मुक्का मार दिया चेस्ट पे तो पल्मोनरी कंट्यूजन हो गया। नियर ड्राउनिंग वाली केस में हो गया इनडायरेक्ट लंग इंजरी होगी। सिस्टमिक डिसऑर्डर होता है, सिस्टमिक डिसऑर्डर में क्या होगा? शोक, सेप्टिसेमिया, यूरेमिया। सीवियर ट्रोमा में क्या होता है? फ्लेयर चेस्ट होता है, मतलब कि वो रीप का फ्रैक्चर जो हो जाता है। हेड ट्रोमा हो गया, बर्न्स हो गया, मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स हो गए। ब्लड में क्या होता है कि मल्टीपल अगर ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उसकी वजह से भी ARDS हो सकता है। ठीक है, ड्रग ओवरडोज, अपन कौन सी ड्रग बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले ली, जैसे नार्कोटिक ओवरडोज होगी और नॉन नार्कोटिक होगी। नार्कोटिक में हेरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया। नॉन नार्कोटिक में बारबिटूरेट्स, थायराइड्स होता है। ठीक है, अदर कॉजेज में क्या होता है? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास होता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ARDS कैसे होता है? जैसे लंग की इंजरी हो रही है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? लंग में इंजरी हो गई, मतलब इन सब रीजन के किसी भी जो रीजन बने अभी पढ़े हैं उन रीजन से कहीं पे भी लंग में इंजरी हो गई तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा पूरे लंग में, डिफ्यूज एक्यूट इन्फ्लामेशन थ्रू आउट द लंग हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लंग में जो एल्वियोलर सेल्स होती हैं टाइप 2 वाली, उसमें डैमेज हो जाएगा। इससे क्या होता है जो लंग का जो सर्फेक्टेंट है जो उसको थोड़ा ला के रखता है वो क्या होगा? कम अमाउंट में बनेगा। सर्फेक्टेंट कम हो जाएगा तो लंग एल्वियोलर कंप्लायंस एंड रिकॉल हो जाएगा। मतलब कंप्लायंस क्या होता है कि प्रेशर अगर ज़्यादा भी है लेकिन फिर भी लंग फूल नहीं पा रहा है तो कंप्लायंस कम है और वो रिकॉइल हो गया। ठीक है, और एल्वियोलर कोलैप्स हो जाएगा, मतलब बिल्कुल वो अब वो फूल ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल छोटी सी बन गई है वो। इसकी वजह से लंग कंप्लायंस कम हो जाएगा और हाइरिन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड चीज़ क्या आती है कि एक तो हो गया टाइप 2 जो एल्वियोलर सेल है वो डैमेज होगी। सेकंड ये होता है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स होती है उनका एक्टिवेशन हो जाएगा। एक्टिवेशन हो जाएंगे तो ये कुछ चीज़ें रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? वैसे एक्टिव सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जैसे सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ये सब रिलीज करते हैं। रिलीज करने से क्या होगा? एक तो ब्रोंकस पे अफेक्ट करेगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। दूसरा एल्वियोलर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो मैंने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लूइड बढ़ जाता है। थर्ड जो होता है वेस्कुलर नेरोइंग हो जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा कि जो गैस का एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, नेरो होगी ल्यूमेन, तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। सेकेंड, अगर एल्वियोलर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एक्सुडेट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इडिमा फ्लूइड अलोंग विद इन्फ्लामेटरी सेल्स फ्रॉम कैपिलरीज, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। थर्ड क्या होता है? वेस्कुलर जो होती है उनकी नेरोइंग ऑब्स्ट्रक्शन, वेसल्स है वो पतली हो गई, नेरो हो गई और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हाइपोक्सी पल्मोनरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। इन सब की वजह से क्या होता है? लास्ट में जाके ARDS हो रहा है। सही है। अब फीचर्स अपने को क्या मिलेंगे? फीचर्स ये मिलते हैं कि जैसे कि अपने को अचानक से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हाइपोक्सिया हो गया विद इन आवर्स टू डेज, मतलब जैसे ये ARDS जनरेट होता है उसके कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक अपने को हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, उसे टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट भी बढ़ रही है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ रही है। साइनोसिस हो जाएगा एंड नीड ऑफ ए हाई फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। और उसके बाद क्या हो जाएगा? फीवर आ सकता है, फेब्राइल है या फिर हाइपोथर्मिक भी हो जाता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है बॉडी का। सेप्सिस हो सकता है क्योंकि अपन इसका एक कोर्स पढ़ा था, इन्फेक्शन की वजह से भी ARDS होता है, तो सेप्सिस भी इसका एक रीज़न है। क्लिनिकल फीचर्स रहेगा बायलेटरल रेल्स एंड कैपिटेशन, लंग पे अपन साउंड अगर प्रेस करेंगे तो कैपिटेशन में रेल्स आएंगे। दूसरा होता है कि अपने को कोई अंडरलाइन क्लोज होता है उसका भी पता चल जाएगा। बिकॉज कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ARDS, केयरफुली लुक फॉर द साइंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड इंटरवल, मतलब कि इसके जो साइंस है वो कार्डियो पल्मोनरी एडिमा के दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसलिए इसको डिस्टिंग्विश करने मतलब डिफरेंस पता करने के लिए अपन क्या करते हैं? साइंस को अपने को केयरफुली देखना पड़ता है।
ठीक है, इसके साइंस अपने को ये सब दिख जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन अपने को क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, ठीक है, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा है उसका एक्सक्लूड करके देखेंगे उसको, सीटी स्कैन कराएंगे। अब चेस्ट एक्सरे में क्या दिखता है अपने को, डिफ्यूज बायलेटर एल्वुलर इनफिल्ट्रेट कंसिस्टेड विथ पल्मोनरी इडिमा दिखेगा, ठीक है, डिफ्यूज दिख रहा है, दोनों साइड में दिखेगा, पल्मोनरी इडिमा दिख रहा है। अर्ली स्टेज में क्या दिख रहा है अपने को, अर्ली स्टेज में दिखेगा एआरडीएस में भी वेरिएबल और डेंस भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल एल्वुलर पेची और कॉन्फ्लुएंट हो सकता है। इनिशियली इन्फिल्ट्रेट जो होते हैं वो may have a patchy peripheral distribution but soon they progress to diffuse bilateral involvement with ground glass changes और frank alveolar infiltrate दिखता है। इन्फिल्ट्रेट क्या दिख रहा है और चेंजेस क्या दिख रहा है वो लिखना है, मेन तो ये चीज़ देखनी है अपने को। कार्डियोजेनिक इडिमा दिखता है, इडिमा हो जाएगा तो हार्ट की साइज़ क्या होगी, बढ़ जाएगी, अपने को एक्सरे में कार्डियोमेगली टाइप्स दिखेगा, ठीक है। इंक्रीज हार्ट साइज, इंक्रीज विड्थ ऑफ द वेस्कुलर पेडिकल, वेस्कुलर रीडिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अपर लोब, the presence of septal lines और a prehilar bed की गंभीरता दिखती है अपने को इडिमा की वजह से, ठीक है। आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस में क्या दिखता है अपने को, आपस में PaO2 डिवाइड बाय FiO2 का रेशियो देखते हैं, उसकी सीवियरिटी देखेंगे कि क्या है, कितनी सीवियर है। थर्ड में अपन क्या देखेंगे, टू एक्सक्लूड कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा, अपन ने बताया था इसकी जो सिम्टम्स है साइंस है वो दो एक जैसा दिखते हैं, जैसे ARDS के और कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा के दोनों को सेम दिखते हैं, तो उसको डिफरेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इको कराएंगे। इको में अपने को दिखता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन देखना है, वॉल का मोशन दिखना है और वेल्वुलर एब्नॉर्मलिटीज दिख जाएगी अपने को, क्योंकि इको में अपने को स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी दिखती है तो वॉल का दिख जाएगा, वॉल में मोशन कैसा हो रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन दिख जाएगा। जो होता है प्लाज्मा में बी टाइप नेट्रियोटिक पेप्टाइड यानी BNP वैल्यू भी अपने को पता चल जाएगी। सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन में अपने को लंग में क्या दिखेगा, डिफ्यूज कंसोलिडेशन मिलेगा विथ एयर ब्रोंकोग्राम्स और बुल्ले दिख सकते हैं, प्लूरल डिफ्यूजन दिखेगा, न्यूमोमीडियास्टेनम दिख सकता है और न्यूमोथोरेक्स दिख सकता है। मैनेजमेंट कर लेता हूँ। मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट में अपने को मैनेजमेंट क्यों करना है कि अपने को ट्रीट करना है उस बीमारी का, अपने को डायग्नोज करना है या फिर इसका कुछ प्रेसिपिटेटिक रीजन है उसको अपन एक्सक्लूड कर सकते हैं ताकि ये बीमारी सही हो जाए, ठीक है। और अर्ली में अपन क्या करें, न्यूट्रिशन सपोर्ट दे सकते हैं, उसका प्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं अगेंस्ट DVT एंड GI ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, अपने को पेशेंट में क्या करना है, ऑक्सीजन को मेंटेन करके अपन पढ़ा था, हाइपोक्सेमिया होता है तो हाइपोक्सेमिया से अपन ने पढ़ा था कि पेशेंट में हाइपोक्सेमिया होता है, तो हाइपोक्सेमिया को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन देखेंगे। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर इज एम्प्लॉयड, मतलब अपन बाहर से पॉजिटिव प्रेशर अपने को पेशेंट के नोस्ट्रल्स में भेजेंगे तो उसकी वजह से लंग्स एक्सपांड होएगा। व्हेन यूटिलाइजेशन इज सफिशिएंट अमाउंट पीप अलाउ FiO2 टू बी लोअर्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियली टॉक्सिक कंसनट्रेट, ठीक है। लंग प्रोटेक्टिव मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे और लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन करेंगे, परमिसिव हाइपर कैप्निया जो होता है वो देखेंगे इसमें। और लास्ट में क्या होता है, अपन फ्लूइड मैनेजमेंट के तो प्राइमरी ARDS और सेकेंडरी ARDS दोनों के लिए अलग अलग है। प्राइमरी ARDS क्यों होता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया या फिर इनहेलेशन इंजरी की वजह से होता है, इसको ट्रीट करने के अपन फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करेंगे। सेकेंडरी क्यों होता है, क्योंकि कहीं पे बॉडी में कहीं किसी और जगह अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, तो अपन इनिशियली फ्लूइड देंगे, बाद में पोटेंशियली वैसे ड्रग थेरेपी दे देंगे। अब फ्लूइड ये वेंटिलेशन करना है वो कैसी कंडीशन में करेंगे अपन, वेंटिलेशन करेंगे अपन प्रोन पोजीशन में, 2/3 पेशेंट को इससे क्या होता है, ये मतलब इंप्रूव होता है ऑक्सीजनेशन में, ठीक है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है इसका इतना कोई रोल नहीं होता, लेकिन इसमें दे सकते हैं अपन। एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज में क्या होता है, सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा लेकिन मोटिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कीटोकोनाजोल क्या होता है, ये एंटी फंगल होता है, तो अगर फंगल इन्फेक्शन है उसमें अपन दे सकते हैं। और फ्यूचर अगर थेरेपीज़ क्या होती है उसमें होता है जीन थेरेपी होती है ARDS के लिए और मेसेंकाइमल स्टेम सेल थेरेपी होती है।